बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली और आज हम लास्ट यूनिट पीएमडीसी सिलेबस का कंप्लीट करने जा रहे हैं, डेट इज बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, ये चैप्टर इस साल पीएमडीसी के सिलेबस में ऐड किया गया है और इसमें जो यूनिक टॉपिक दिया गया है जो हमने कवर करना है, जिसके राउंड अबाउट हमने डिस्कशन करनी है, वो है जी बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। कि हेल्थ से रिलेटेड जो है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बायोटेक्नोलॉजी को हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले अब इसमें हमने तीन सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं अंडर द हेडिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। पहला जो हमारे पास सब टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है जी डिस्क्राइब हाउ बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैन कम्बैट हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय प्रोड्यूसिंग वैक्सीन। कि जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो वैक्सीन के जरिए जो हैं वो कैसे हल कर सकते हैं। सो हमारी डिस्कशन जो होगी वो राउंड अबाउट जो है वो वैक्सीन्स होंगी, और ये जो वैक्सीन्स हैं ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट किस तरह प्रिपेयर करते हैं उसके गिर्द होगी। स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करता चलूं। देखिए, हम जब बात करते हैं ना बायोलॉजी की, तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हमारे पास थ्री वेज होते हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट कम्बैट करने के लिए। जो हमारे पास फर्स्ट वे होता है डेट इज प्रिवेंटिव मेजर। कि किसी भी बीमारी से बचना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पर अमल करते हैं। सेकंड जो वे होता है हमारे पास स्टूडेंट, डेट इज वैक्सीनेशन, कि हम उस डिजीज के अगेंस्ट अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। और थर्ड जो है वो फिर हमारे पास होता है कि हम मेडिसिन के जरिए जो है, ड्रग्स के जरिए जो है उस डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं, डेट इज कॉल्ड ड्रग ट्रीटमेंट। तो बायोलॉजी में हमारे पास ये थ्री वेज होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम डिजीज के खिलाफ काम कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सेकंड वे की, वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन जो है ये हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है। आप कह सकते हैं एक बेस्ट वे है टू कम्बैट हेल्थ प्रॉब्लम्स। कि अगर हम डिफरेंट डिजीजेस के जो वैक्सीनेशंस हैं वो अगर हम लगवा लेते हैं तो हम थ्रू आउट लाइफ जो है, बेस्ट वे टू कम्बैट हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम थ्रू आउट लाइफ उस बीमारी से जो है वो महफूज रह सकते हैं। सो इस हवाले से वैक्सीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। और आज के जो मॉडर्न इरा की अगर हम बात करते हैं, तो आज के मॉडर्न इरा में ज़्यादातर जो वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं स्टूडेंट्स, वो बनाई जा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। ठीक है, मार्केट में इस वक्त ज़्यादातर जो वैक्सीन्स, जितनी भी मॉडर्न वैक्सीन्स हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही प्रिपेयर की जा रही हैं। और यही स्टूडेंट हमारा जो है वो सब टॉपिक भी है कि जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम्स का मुकाबला कैसे कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग वैक्सीन। तो बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास को बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम वैक्सीन्स बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह हमारे पास और भी कई जो है वो टेक्निक्स आ चुकी हैं। इसके अलावा पीसीआर है, फिर जीन थेरापी है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे मेथड्स आ चुके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। याद रहे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे उन टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन थेरापी। सिमिलरली हमारे पास पोलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर मेथड भी कहते हैं, पोलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। तो ये हमारे पास मैंने कुछ टेक्निक्स मेंशन की हैं जिनका ताल्लुक हेल्थ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरापी, पीसीआर, ये सारी वो टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो डेवलप की गई हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर जो हैं उनकी डायग्नोसिस में
जो है ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए वैक्सीन जो है वो बनाई जाती हैं ताकि हेल्थ प्रॉब्लम से जो है वो निपटा जा सके। सबसे पहले तो हमें वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड कवर करना है। इसके लिए आप स्टूडेंट चैप्टर ए सेलुलर लाइफ यूनिट 1 जो है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। वैक्सीन, स्टूडेंट ये जो वर्ड वैक्सीन है बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड 1796 में, ये टर्म जो है 1796 में वैक्सीनेशन का मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय अ लैटिन साइंटिस्ट नोन एज एडवर्ड जेनर। अब एडवर्ड जेनर ने ये जो टर्म वैक्सीन थी, असल में एडवर्ड जेनर जो था इसने क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने एक काओ, एक मिल्क मेड, इसको आप गवाला भी कह सकते हैं, गुज्जर भी कह सकते हैं, हम अपनी जुबान में ये टर्म भी यूज करते हैं। तो मिल्क मेड जिसके हैंड्स के ऊपर जो है काओ पॉक्स वायरल डिजीज के लेजन्स मौजूद थे, दाने मौजूद थे। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, ये जो मिल्क मेड था इसके हाथों के ऊपर जो काओ पॉक्स के दाने थे, लेजेंड्स थे, उसमें से जो है पस सेल्स को निकाला और उनको क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया एक बच्चे की बॉडी में जिसका नाम था जेम्स फिलिप्स। ठीक है, जेम्स फिलिप्स। फिर कुछ अरसे बाद क्या किया, उसी बच्चे की बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स के पस सेल्स जो हैं वो इंजेक्ट किए गए। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है और इसने एक बहुत डिजास्टरस रोल प्ले किया है हिस्ट्री के अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। तो जब स्मॉल पॉक्स के पस सेल्स को इंजेक्ट किया गया जेम्स फिलिप्स की बॉडी में, तो उसका नतीजा क्या निकला फिर, उसका नतीजा ये निकला कि जेम्स फिलिप्स जो था उसको जो है वो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ही डिड नॉट डेवलप स्मॉल पॉक्स, उसके अंदर डिजीज नहीं हुई। तो यूं इस तरह से काउ पॉक्स लायन में से पस सेल्स को लेकर यूं एक तरह से जेम्स फिलिप्स उस बच्चे को एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स डिजीज के खिलाफ क्या बना दिया था, इम्यून बना दिया था, उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर दी थी। तो इस तरह से पहली मर्तबा किसी वायरल डिजीज, याद कीजिएगा स्मॉल पॉक्स जो है ये एक वायरल डिजीज थी, इस तरह से पहली मर्तबा जो डिजीज जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई वो क्या थी, वो एक वायरल डिजीज थी जिसका नाम था डेट इज स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब ये टर्म वैक्सीन कहाँ से ली गई, असल में जो टर्म वैक्सीन है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब है वाका। ठीक है, वर्ड है वाका, और वाका का जो मतलब होता है वो होता है जी काउ। ठीक है, तो चूंकि जो फर्स्ट वैक्सीनेशन थी ये बनाई गई थी किससे, काउ पॉक्स से। ठीक है, उनके लयन से, तो इसीलिए काओ से, काओ के लिए लैटिन वर्ड जो यूज किया जाता था उस दौर में वो था वाका, तो वाका से ये टर्म निकल आई वैक्सीन, या जिसको, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। याद कीजिएगा स्टूडेंट, वैक्सीन का जो प्रोसेस होता है, वैक्सीन लगवाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, इट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं डेट इज सिंपली नोन एज शॉर्ट। ठीक है, यहाँ शॉर्ट्स की टर्म भी जो है वो यूज की जाती है। ये मैंने थोड़ा सा आपको वैक्सीन का वर्ड कहाँ से आया है, पहली वैक्सीन किस बीमारी के खिलाफ बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 1796 में। किस बीमारी के खिलाफ बनाई गई थी, स्मॉल पोक्स, जो कि एक वायरल डिजीज थी, और इसको किस साइंटिस्ट ने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। इसके बारे में स्टूडेंट अगर आपको थोड़ी डिटेल चाहिए हो तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसी चैनल के ऊपर हमारा यूनिट नंबर 1 ए सेलुलर लाइफ के नाम से मौजूद है, आप उस लेक्चर को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं वैक्सीन की तरफ। ठीक है, पहली वैक्सीन कब बनी, ठीक है, किसने बनाई, और ये टर्म वैक्सीन कहाँ से आई, ये तो हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जी वैक्सीन होती क्या है। तो बेसिकली वैक्सीन जो है ये एक जो है बायोलॉजिकल एक प्रेपरेशन होती है। ठीक है, या आप कह लें एक लेबोरेटरी मेड
लेबोरेटरी मेड एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, डेट प्रोवाइड इम्यूनिटी। जिसका काम क्या होता है, वैक्सीन का काम क्या होता है, वैक्सीन का काम होता है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करना। किसके खिलाफ, टू आ स्पेसिफिक इन्फेक्शन या टू आ स्पेसिफिक डिजीज, एक खास डिजीज के अगेंस्ट बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करने के लिए जो सब्सटेंस, जो लिबॉर्टरी मेड सब्सटेंस हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, ये एक बायोलॉजिकल मेड एक सब्सटेंस होता है, लेबोरेटरी मेड एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है। असल में अब देख, थोड़ा डिटेल में अगर हम चलें कि जी वैक्सीन के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है, तो वैक्सीन जो है ना, नॉर्मली अगर हम देखें, टिपिकली अगर हम देखें, तो टिपिकली जो वैक्सीन होती है, ठीक है, टिपिकली अ वैक्सीन कंटेन, नॉर्मली अगर हम देखें तो एक जो वैक्सीन होती है, इसके अंदर क्या किए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कमजोर किए गए या किल कर दी, इनएक्टिवेट का मतलब है किल्ड, इनएक्टिवेटेड जो है ना, इसमें क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है, किसके, ऑफ पैथोजन। क्या किया जाता है, नॉर्मली एक पैथोजिन लिया जाता है, उस पैथोजिन को कम, जिसके खिलाफ, याद कीजिएगा, जिस पैथोजिन के खिलाफ हमने बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करनी है, उस पैथोजिन को लिया जाता है। फिर उस पैथोजिन को या तो वीक कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है, या उस पैथोजिन को किल कर दिया जाता है, या उस पैथोजिन के किसी एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को इनएक्टिवेट करके वैक्सीन जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, आगे वो कौन से पार्ट्स होते हैं उनको भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो नॉर्मली ये टिपिकली अगर हम बात करें तो एक वैक्सीन के अंदर कमजोर किया गया पैथोजिन होता है, या फिर पैथोजिन का कोई इनएक्टिव पार्ट वैक्सीन के अंदर मौजूद होता है। अब होता क्या है कि जब ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है तो ये क्या करती है, विच ट्रिगर, जब ऐसी वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो उस मरे हुए पैथोजिन की वजह से या उस पैथोजिन के उस इनएक्टिव पार्ट की वजह से क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो फिर अल्टीमेटली क्या करता है, डैट प्रोड्यूस इम्यूनिटी, वो फिर आगे चल के जो है वो क्या कर देता है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देता है। और ये कैसे करता है, बाय मेकिंग एंटीबॉडीज। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम उस पैथोजिन के खिलाफ बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटीबॉडीज जो है वो बना देता है, और यूं बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इससे होगा क्या, आप देखें, अगर हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, अगर हम चलें, वैक्सीन की टाइप्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद करना है, ये वाला जो पोर्शन हम अब करने जा रहे हैं। अगर हम वैक्सीन्स की बात करते हैं तो इस वक्त हमारे पास बहुत सारी, मार्केट के अंदर बहुत सारी टाइप्स की वैक्सीन्स जो हैं वो मार्केट के अंदर जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है तो नई नई टाइप की वैक्सीन्स जो हैं वो बनती जा रही हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास जो मार्केट्स में जो वैक्सीन्स मौजूद हैं उसमें अगर हम नंबर वन पे पहली अगर टाइप की बात करते हैं तो उसमें आ जाती हैं हमारे पास लाइव अटेनुएटेड, ये मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स। अच्छा, अब ये जो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स हैं इनका क्या मतलब है, लाइव अटेनुएटेड जो वैक्सीन्स होती हैं ये बनाई जाती हैं किसको इस्तेमाल करके, वीक वर्जन ऑफ पैथोजन। वो बैक्टीरिया का भी हो सकता है, वो वायरस का भी हो सकता है, वो पैरासाइट का भी हो सकता है, वो फंजाई का भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पैथोजिन लेकर उसको क्या कर देते हैं, कमजोर बनाते हैं। तो ऐसी वैक्सीन जो वीक पैथोजिन पर मुश्तमिल होती है उसे हम कहते हैं लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास जो टाइप होती है वैक्सीन की वो होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब सवाल ये है
कि जी ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है ये किस चीज पर मुश्तमिल होती है। तो इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होती है इसमें क्या किया जाता है, इट यूज किल्ड किल्ड वर्जन ऑफ पैथोजिन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पैथोजिन का किल्ड वर्जन जो है वो यूज किया जाता है, मतलब मरे हुए पैथोजिन से जो वैक्सीन बनाई जाती है उसको कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। फिर स्टूडेंट तीसरे नंबर पर हमारे पास जो वैक्सीन आती है वो हमारे पास आती है सब यूनिट वैक्सीन। ठीक है, सब यूनिट वैक्सीन, इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, रिकम्बिनेंट वैक्सीन। या हम इसके लिए एक और टर्म भी यूज करते हैं, डेट इज पॉलीसैकाराइड। एक और टर्म भी यूज होती है, पॉलीसैकाराइड, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन या फिर कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये काफी सारे नेम्स हैं, ये सारे ही इस कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि इसमें हम मल्टीपल जो पार्ट्स हैं पैथोजिन के बॉडी पार्ट, देखिए ऊपर वाले केस में हम क्या कर रहे थे, पूरे पैथोजिन को यूज कर रहे थे, या तो हम कमजोर पैथोजिन यूज कर रहे थे या हम किल्ड पैथोजिन यूज कर रहे थे। इस वाली वैक्सीन के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पैथोजिन के स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, यूज स्पेसिफिक पैथोजिन पार्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, पैथोजिन की बॉडी के कुछ खास पार्ट्स को ही हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उन खास पार्ट से वैक्सीन बनाई जाती है। लेट से हम पैथोजिन की बॉडी से कोई प्रोटीन ले लेते हैं, कोई खास प्रोटीन ले लेते हैं और उससे वैक्सीन जो है वो बना देते हैं। ये प्रोटीन जब वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट होती है तो ये फिर जाकर, या कोई स्पेशल कोई बॉडी शुगर ले लेते हैं पैथोजिन की बॉडी से और उसको वैक्सीन की शक्ल में बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और वो बॉडी में एंटीबॉडीज बना देता है और यूं इम्यूनिटी जो है वो पैदा हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो वैक्सीन आ जाती है वो है टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन, जैसा कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, इसमें क्या किया जाता है, टॉक्सिन यूज किया जाता है, यूज टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजिन। तो बहुत सारे पैथोजिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद क्या करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, उन पैथोजिन के टॉक्सिन्स को जो है, ठीक है, डी टॉक्सिन्स को जो है वीक करके या डिटॉक्सिफाई करके यूज करते हैं ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सके। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। स्टूडेंट ये जो लेटेस्ट वैक्सीन्स है ना, लेटेस्ट जो अब वैक्सीन्स बनना शुरू हो गई हैं वो है मैसेंजर आरएनए बेस्ड। ठीक है, मैसेंजर, ये जो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये एक बहुत टिपिकल टाइप ऑफ वैक्सीन है, ओल्डर वर्जन ऑफ वैक्सीन है। जो न्यूली वैक्सीन इस वक्त मार्केट में आ रही हैं उसमें एक ये भी है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि ये जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन होती है इसमें क्या किया जाता है कि वैक्सीन के अंदर जो है ना मैसेंजर आरएनए, एक लेबोरेटरी मेड जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। फिर उस लेबोरेटरी मेड मैसेंजर आरएनए को जो है वो वैक्सीन की फॉर्म में क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये जो वैक्सीन जो कि मैसेंजर आरएनए पर मुश्तमिल होती है, जब ये वैक्सीन बॉडी के अंदर एंटर होती है इससे क्या होता है कि हमारा जो हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। वो बॉडी सेल्स क्या करते हैं, इस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करते हैं। अब ट्रांसलेशन से क्या होता है, अब ये जो मैसेंजर आरएनए पर मुश्तमिल वैक्सीन जब बॉडी सेल्स में इंजेक्ट की जाती है तो बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करते हैं और ट्रांसलेशन के नतीजे में एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, डेट इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब वो जो प्रोटीन होती है ना, असल में वो प्रोटीन होती है डेट इज सिमिलर टू सम पार्ट ऑफ वायरस, सिमिलर टू वायरल पार्ट या पैथोजिन पार्ट की आप बात कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, एक मैसेंजर आरएनए लेते हैं, वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी सेल्स में एंटर करते हैं, बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, उस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करके ऐसी प्रोटीन बनाते हैं कि वो जो प्रोटीन होती है वो उस पैथोजिन के किसी एक बॉडी पार्ट से सिमिलर होती है। ठीक है, लेट्स से मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ समझाने के लिए एक बात कर रहा हूं
जैसे कोविड वायरस है, ठीक है। अब कोविड याद रखिएगा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने कोविड वायरस के अगेंस्ट जो थी, जिन आगे चल के हम पढ़ेंगे उन कंपनीज के बारे में भी, कोविड वायरस के अगेंस्ट भी जो वैक्सीन्स बनाई गई ज्यादातर कंपनीज की तरफ, वो मैसेंजर आरएनए बेस्ड थी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो वायरस होता है ना, कोविड 19 जो वायरस होता है, कोविड वायरस होता है, इस वायरस की बॉडी के ऊपर ना, इस पैथोजन की बॉडी के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होती है, इसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, पूरा नाम इसका है सार्स कोव टू, ये COV2, स्पाइक प्रोटीन इसका नाम है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इस वायरस की, इस पैथोजन की बॉडी का एक पार्ट है जो कि प्रोटीन की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब लेट से हमें ये वायरस नहीं मिलता, हम क्या करते हैं, इस प्रोटीन को बनाने वाला जो मैसेंजर आरएनए है, वो वैक्सीन की फॉर्म में ना बॉडी सेल्स में इंजेक्ट कर देते हैं। अब बॉडी के सेल मैसेंजर आरएनए को रीड करके वो अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, वो प्रोटीन बना देंगे। अब अगर कोविड की, अगर वो मैसेंजर आरएनए कोविड वायरस का होगा, तो वो कौन सी प्रोटीन बना देगा, वो बना देगा SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि ये तो पैथोजिन का पार्ट है। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम पैथोजिन के इस पार्ट को जो है वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, जिससे बॉडी में क्या पैदा होगी, एंटीबॉडीज पैदा होंगी। और आप जानते हैं कि जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाती है, इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। याद कीजिएगा स्टूडेंट, जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एंटीबॉडीज भी बनती हैं और साथ में मेमोरी सेल्स भी बनती हैं। ये मेमोरी सेल्स क्या करती हैं, फ्यूचर के अंदर अगर सेम पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो उसके खिलाफ इमीडिएट एंटीबॉडीज बनाते हैं, ताकि उस पैथोजिन को डिजीज पैदा करने से पहले ही जो है वो क्या कर दिया जाए, किल कर दिया जाए। तो मैसेंजर आरएनए बेस जो वैक्सीन्स हैं, ये भी मार्केट के अंदर बहुत जो है वो कॉमन होती जा रही हैं, और ये वैक्सीन ज्यादातर जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही जो है वो बनाई जाती हैं। तो ये वैक्सीन्स की टाइप्स भी स्टूडेंट आपने जो है वो याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए वो कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट हम। तो यहां पर हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कौन कौन सी वैक्सीन्स जो हैं बनाई जा चुकी हैं, और वो वैक्सीन्स किन किन बीमारियों के अगेंस्ट जो हैं वो वर्केबल हैं। जैसे स्टूडेंट पहले नंबर पर हमारे पास है हेपाटाइटिस बी वैक्सीन। अब ये हेपाटाइटिस बी, ये जो डिजीज है, इसके खिलाफ ये जो वैक्सीन बनाई गई है, ये बनाई गई है बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अल्टीमेटली क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का ही एक मेथड है जिसके जरिए हम ये वैक्सीन बना रहे हैं। अब इस वैक्सीन में होता क्या है, इस वैक्सीन में होता ये है कि ये जो हेपाटाइटिस बी का जो वायरस होता है ना, अगर इसके लिए भी आपको ए सेलुलर लाइफ यूनिट 1 को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, HBV वायरस। हम क्या करते हैं, इस वायरस की सरफेस के ऊपर, मतलब इस वायरस की बॉडी के ऊपर एक एंटीजन होती है। एंटीजन क्या होती है स्टूडेंट, ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो पैथोजन की सरफेस पे पाई जाती हैं। ठीक है, वो प्रोटीन्स, पैथोजन की सरफेस पर मौजूद वो प्रोटीन जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, डेट इज नोन एज एंटीजन। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि जो कोविड वायरस है, इसकी सरफेस के ऊपर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, स्पाइक, SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, जिसका मैसेंजर आरएनए सेल्स में इंजेक्ट करते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, स्टिमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है। तो ये बेसिकली क्या है, दिस प्रोटीन विल नोन एज एंटीजन। पैथोजन की बॉडी का वो पार्ट जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो अब हमने क्या किया, हेपाटाइटिस बी का जो वायरस था, इस वायरस की सरफेस के ऊपर ये जो एंटीजन प्रोटीन, एंटीजन मौजूद है, इस एंटीजन का हमने क्या किया, जीन बनाया बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका जीन आइसोलेट किया और उसको हमने एंटर कर दिया किसके अंदर, यीस्ट फंगस सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया, जिससे हम बड़ी तादाद में ये एंटीजन जो है उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्लोन कर पा रहे हैं। फिर ये एंटीजन हम क्या करते हैं, इसको प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफाई करके इस एंटीजन को हम क्या करते हैं, वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, जो वैक्सीन बना रहे हैं बायोटेक, ये ह्यूमन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए, इसमें हम एंटीजन यूज कर रहे हैं। एंटीजन क्या है, बॉडी का एक पार्ट है, एक प्रोटीन है। तो ये किस में आ जाएगी, किस कैटेगरी में आ जाएगी स्टूडेंट, ये हमारे पास सब यूनिट या कॉन्जुगेट वैक्सीन की कैटेगरी में हमारे पास आ जाएगी।
सेकेंड है स्टूडेंट हमारे पास ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ठीक है, एचपीवी। अब इस वायरस के खिलाफ हमने जो वैक्सीन बनाई है वो किसके जरिए बना ली है, जीनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बना चुके हैं। अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि इस वायरस की सरफेस पे प्रोटीन है, उस प्रोटीन का जो जीन है वो हम क्या करते हैं, उस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है वो हम इंसेक्ट के सेल्स में हमने इंजेक्ट किया, और जिसे हम क्या कर रहे हैं, बड़ी तादाद में ये प्रोटीन बना पा रहे, फिर इस प्रोटीन को प्योरीफाई करके हमने वैक्सीन बना के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी, ठीक है। अब जब बॉडी के अंदर वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो इस प्रोटीन की वजह से ट्रिगर हो जाएगा, जिससे बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी और यू इम्यूनिटी जो है वो पैदा हो जाएगी। सो ये वैक्सीन भी हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाएगी, ये सब यूनिट वैक्सीन की कैटेगरी में हमारे पास जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अब ये जो वैक्सीन है इसको हमने कई बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को मिक्स करके जो है वो हमने बनाया है। हर साल जो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्फ्लुएंजा के मुख्तलिफ जो स्ट्रेन्स हैं, आप कह लें वराइटीज, इस वायरस की जो मुख्तलिफ वराइटीज हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं एंड अ वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और फिर वैक्सीन बनाई जाती है उस इन्फ्लुएंजा की जो स्ट्रेन है जो आइडेंटिफाई हुई है उसकी सरफेस पर मौजूद एंटीजन से। याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा जो है ये जो फ्लू का भी वायरस बनता है, ये वायरस इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मार्केट से मुराद ये है हमारे इर्द गिर्द इसके कई स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। यही वजह है कि लेट से अगर समझाने के लिए कि इन्फ्लुएंजा ए अगर एक टाइम में एंटर हो रहा है तो सेकंड स्ट्रेन इसका बी हो सकता है, सेकंड स्ट्रेन इसका सी हो सकता है। अब सी के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी है वो बी के अगेंस्ट काम नहीं करेंगी। लिहाजा जो रेलिवेंट, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ना एप्रोप्रिएट, तो रेलिवेंट जो इन्फ्लुएंजा वायरस होगा उसको लेना होगा, उसकी एंटीजन को आइसोलेट करके बॉडी में वैक्सीन की शक्ल में इंजेक्ट करना होगा। तो ये जो तीनों वैक्सीन हैं इनमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन यूज कर रहे हैं। और एंटीजन क्या है, प्रोटीन होती हैं जो कि वायरसेस की सरफेस पर पाई जाती हैं, तो हम बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं पैथोजन का। नेक्स्ट आते हैं कोविड 19 वैक्सीन की तरफ, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। तो ये जो है इट वाज दिस वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय फाइजर बायोटेक, ठीक है, मोडर्ना एंड जॉनसन। ये वो कंपनीज थी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, मेडिकल कंपनीज थी, जिन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया। और ये किस टेक्नोलॉजी के जरिए किया, बाय यूजिंग मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम मैसेंजर आरएनए को क्या करते हैं, बॉडी सेल्स में इंजेक्ट करते हैं ताकि उन सेल्स को इंस्ट्रक्शन दी जा सके कि वो इस वायरस की सरफेस पर मौजूद प्रोटीन को बनाएं। जब ये प्रोटीन बनेगी, ठीक है, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, जिससे बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। किस फॉर्म में, इम्यूनिटी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट मलेरिया वैक्सीन है, स्टिल डेवलपमेंट में है, और इसके भी काफी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा रहे हैं। सनारिया वैक्सीन इस मामले में जो है वो एक बनाई गई है, जैसे यूज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ मलेरिया, जिसमें क्या किया गया, जो मलेरिया है, ठीक है, इसका जो पैरासाइट है उसका वीक वर्जन यूज किया गया है, ठीक है। और हमने कहा था वो वैक्सीन जो पैथोजिन के वीक वर्जन पर मुश्तमिल होती हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी वैक्सीन। तो ये जो सनारिया वैक्सीन है ये बेसिकली किस कैटेगरी में आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स की जो है वो कैटेगरी में हमारे पास जो है वो आ जाएगी। स्टूडेंट ये टॉपिक आपने लाजमी तैयार करना है, इसमें से एमसीक्यूज के आने के जो है वो बहुत सारे। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है, सब टॉपिक, वो है जी स्टेट रोल प्लेड बाय बायोटेक्नोलॉजी इन डिजीज डायग्नोसिस। पहले जो हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी का रोल पढ़ा हमने वैक्सीन की प्रेपरेशन में टू कम्बैट डिजीजेस। लेकिन देखें इसमें किसी भी डिजीज के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए उस डिजीज का प्रॉपर डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। अब डिजीज डायग्नोस में भी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप की गई हैं जिनसे हम डिजीज की डायग्नोसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे टू हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे डीएनए आरएनए प्रोब्स डेवलप किए गए हैं, और सेकंड हम बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पर।
तो सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं डीएनए आरएनए प्रोब्स। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो है, देखिए प्रोब का जो लफ्जी मतलब होता है ना, वो है खोजी। ठीक है, खोज करना किसी चीज की। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, मुख्तलिफ डीएनए आरएनए प्रोब्स जो हैं वो तैयार कर दिए। जब ये बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाए गए ये डीएनए आरएनए प्रोब्स जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, तो ये प्रोब्स जाकर क्या करते हैं, पैथोजिन के एक पार्टिकुलर पार्ट के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे उस पैथोजिन की बॉडी में लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की जा सकती है, जिससे फिर डिजीज डायग्नोसिस में जो है वो हेल्प मिलती है। तो अगर हम स्टूडेंट इन प्रोब्स के बारे में अगर हम बात करें, डीएनए बेस प्रोब्स भी हो सकते हैं, आरएनए बेस प्रोब्स भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रोब्स हैं असल में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए और आरएनए जो प्रोब्स हैं ये क्या हैं, ये छोटे छोटे साइज के जो हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको डिजाइन किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इनको बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, टू बाइंड विद, ये पॉइंट आपने स्टूडेंट समझना है, टू बाइंड विद स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस। अब ये डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस किसके होंगे, तो ये जो डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस होंगे ये होंगे पैथोजिन के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डीएनए आरएनए प्रोब्स बनाएंगे। ठीक है, ये प्रोब्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होंगे। जब ये बॉडी के अंदर इंसर्ट होंगे, तो बॉडी के अंदर जाकर ये क्या करेंगे, उस पैथोजिन के पार्टिकुलर डीएनए आरएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाएंगे, जिससे उसकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी। ठीक है। अच्छा, और अगर उस सीक्वेंस के अंदर कोई म्यूटेशन है तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने इस पॉइंट के अंदर याद रखनी है, डीएनए आरएनए प्रोब्स के अंदर दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, कि ये जो प्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, दीज प्रोब्स, ये क्या करते हैं जी, दीज प्रोब्स डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक, एंटीजन। ठीक है, एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक, सॉरी एंटीजन कह रहा हूं, एंटीजन नहीं आएगा स्टूडेंट, पैथोजन और जीनेटिक म्यूटेशन, जिसका ताल्लुक किससे होगा, एसोसिएटेड विद डिजीज। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो डीएनए आरएनए प्रोब्स हैं ये क्या करेंगे, ये बॉडी में जाके पैथोजिन के स्पेसिफिक डीएनए या आरएनए सीक्वेंस के साथ जो है वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसके अलावा तो इसका मतलब ये है कि हम डीएनए प्रोब्स का, इस डीएनए आरएनए प्रोब्स का इस्तेमाल पैथोजिन की निशानदही करने के लिए, और इसके साथ साथ अगर बॉडी में कोई जेनेटिक म्यूटेशन है जिसका ताल्लुक हेल्थ से है, डिजीज से है, उसकी जांच के लिए, उसकी खोज के लिए भी हम इन प्रोब्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो टेक्निक है जिसमें हम डीएनए और आरएनए प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है ना स्टूडेंट, आम तौर पर हम करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल डिजीज। आमतौर पे डीएनए आरएनए प्रोब्स का इस्तेमाल जो है वो वायरल इन्फेक्शंस की डिटेक्शन के लिए जो है वो किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, तो HIV वायरस है, फिर इसके अलावा हमारे पास हेपाटाइटिस बी और सी है, हेपाटाइटिस बी है, सी है। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा ह्यूमन पापिलोमा वायरस, HPV, हमने ऊपर जो है वो डिस्कस किया। तो आमतौर पे ये जो प्रोब्स होते हैं इनका इस्तेमाल हम वायरल इन्फेक्शंस की डिटेक्शन के लिए जो है वो करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनका जो मेन यूज होता है, तो नंबर वन पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा, सेकंड हमारे पास ये हो जाएगा, तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि इन प्रोब्स का इस्तेमाल आमतौर पर वायरल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए जो है, डिटेक्शन के लिए जो है वो किया जाता है।
अच्छा, अब सवाल ये है कि इन इन प्रोब्स के अंदर ऐसे ऐसा क्या होता है, ऐसा खास क्या होता है कि जिसकी वजह से हम पैथोजन की डिटेक्शन कर पाते हैं। असल में ये जो प्रोब्स होते हैं ना, इनको क्या किया जाता है, इनको लेबल्ड किया गया होता है। दे आर लेबल्ड विद सम फ्लोरिसेंट और रेडियो एक्टिव मार्कर, ठीक है, या मटेरियल भी आप सिंपली टर्म यूज कर सकते हैं। तो जब ये प्रोब्स जाकर बॉडी में पैथोजन के स्पेसिफिक डीएनए आरएनए के साथ अटैच होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये ग्लो करेंगे, बिकॉज रेडिएशंस, या ये रेडिएशंस को इमिट करेंगे, जिससे इन प्रोब्स की बॉडी के अंदर जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगी। अब चूंकि ये प्रोब्स पैथोजन के डीएनए आरएनए से जुड़े होंगे या एक स्पेसिफिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन से लिंक होंगे, तो उस जगह की आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जा सकेगी। ठीक है। तो डीएनए जो आरएनए प्रोब्स होते हैं, दे आर मोस्टली लेबल्ड विद फ्लोरिसेंट और रेडियो एक्टिव मार्कर्स, ठीक है, ताकि डिटेक्शन में जो है वो आसानी हो सके। इससे क्या होता है, पैथोजेंस की डिटेक्शन की जाती है या जेनेटिक म्यूटेशन जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, जिससे ट्रीटमेंट में जो है वो अल्टीमेटली जो है वो आसानी होती है। क्योंकि सबसे पहले हमें टारगेट ढूंढना होता है कि वो डिजीज की एक्चुअल लोकेशन क्या है। एक बार जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, या जीन के अंदर किस जगह पर पार्टिकुलर म्यूटेशन है, एक बार जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो उस डिजीज के खिलाफ जो है वो मेडिसिन तैयार करना या उसके ट्रीटमेंट में जो है उसको कम्बैट करने में जो है वो आसानी होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने डीएनए आरएनए प्रोब्स के हवाले से याद करने। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम आ जाएंगे सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडीज के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंटीबॉडीज का जो मेन काम होता है वो बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करना है, और ये बेसिकली क्या करती हैं, पैथोजेंस को जो है उनके साथ बाइंड करके उनको किल करने में जो है वो हेल्प करती हैं। तो मोनोक्लोनल बॉडीज जो हैं, पहली बात याद रखनी है कि ये लेबोरेटरी मेड, ठीक है, लेबोरेटरी मेड जो है वो क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर इन एंटीबॉडीज को बनाया जाता है। ठीक है, और इनकी खास बात क्या होती है, दे आर डिजाइंड, ठीक है, इन एंटीबॉडीज को बनाया ही इस तरह से जाता है कि ये क्या कर सकें, ये जाकर दे आर डिजाइंड टू बाइंड स्पेसिफिक एंटीजेंस, ठीक है, प्रेजेंट ऑन पैथोजेंस, प्रेजेंट ऑन पैथोजेंस और कैंसर सेल्स। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या हैं, ये लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज होती हैं, इनको लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, और इनका मकसद क्या होता है, बॉडी के अंदर जाकर पैथोजिन की सरफेस पे जो एंटीजन है उसके साथ बाइंड करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, इस टेक्निक के जरिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो डिजीजेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर इस टेक्निक, तो जिससे क्या होता है, हम डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस, हम बहुत सारी बीमारियों की जो है वो डिटेक्शन कर सकते हैं, जैसे लाइक टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम कहते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है लाइक साइफिलस है, लाइम डिजीज है। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जिनके सरफेस पर मौजूद प्रोटीन्स के साथ, एंटीजेंस के साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो जाकर क्या होती हैं, बाइंड करती हैं, जिससे इनकी पैथोजेंस की डायग्नोसिस में जो है वो हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो है इनका इस्तेमाल जो है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल जो है वो हम कैंसर सेल्स के लिए भी करते हैं, डिटेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स के लिए भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कैंसर सेल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं, इनके अंदर क्या होता है, दे यूज स्पेसिफिक, इन एंटीबॉडीज के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो क्या किए गए होते हैं, बिल्ट इन किए गए होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स के साथ जो है वो अटैच हो सकती हैं। फिर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक हमारे पास एक टेक्निक है, कंप्यूटर बेस्ड इमेजिंग टेक्निक है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी।
ठीक है, तो जब ये कैंसर सेल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जब ट्यूमर मार्कर्स पर मुश्तमिल एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो फिर उसकी डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे एक इमेजिंग टेक्निक है हमारे पास पेट, ठीक है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इस इमेजिंग टेक्निक के जरिए फिर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टू आइडेंटिफाई कैंसर सेल। क्योंकि कैंसर सेल्स की जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तब तक उनको किल करने के लिए जो है वो हम कोई प्रॉपर मेथड जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो ये एंटीबॉडीज के बारे में भी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज होती हैं जो बॉडी में एंटर होकर स्पेसिफिक पैथोजिन की एंटी पैथोजिन की सरफेस पे मौजूद एंटीजेंस के साथ अटैच होती हैं, जिससे इनको डिटेक्ट करना जो है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज का इस्तेमाल पैथोजिन्स की डायग्नोसिस के अलावा हम कैंसर सेल्स की डिटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी एंटीबॉडीज जो कैंसर सेल्स की डिटेक्शन करती हैं उनके अंदर स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स बिल्ट इन किए गए होते हैं। एंड देन उसके बाद हम मुख्तलिफ इमेजिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए कैंसर सेल्स को बॉडी में क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ताकि उन कैंसर सेल्स को जो है वो फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए उनको किल किया जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं 16.3 पे। काफी ब्रॉड टॉपिक है, डिस्क्राइब व्हाट प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजीज ऑब्टेन फॉर यूज इन डिजीज ट्रीटमेंट। अब इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि डिजीज मुख्तलिफ बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट। ठीक है, डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने अभी तक कौन कौन सी प्रोडक्ट्स डेवलप कर ली हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट चंद प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजों की रिवीजन भी करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पर हमारे पास है रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स हैं, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इन प्रोटीन्स को बनाते हैं। और फिर इन प्रोटीन्स की मदद से हम डायबिटीज, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी और एनीमिया जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो थी रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स। सेकेंड हमारे पास है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसके बारे में स्टूडेंट अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की कि ये लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज होती हैं जिनको डिजाइन किया जाता है जाकर कि ये जिनको डिजाइन इस पर्पस के लिए किया जाता है कि ये पैथोजिन की एंटीजेंस के साथ बाइंड करें, और इसके साथ साथ कैंसर सेल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा र्यूमाटाइड आर्थराइटिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये जो डिजीजेज हैं इनकी डायग्नोसिस में ये एंटीबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डायग्नोसिस पहला स्टेप है, देन ही उसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे जो कि हमने स्टूडेंट पहले टॉपिक में बात की, वैक्सीन्स। ठीक है, वैक्सीन्स जो हैं वो हम मुख्तलिफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के जरिए जो हैं वो बना रहे हैं, जिससे हम इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके, जैसे इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, ऊपर हमने टेबल पढ़ा था, ये वो तमाम डिजीजेस का जिक्र यहाँ पे किया है। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए तैयार की हैं वो है रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स। सेकंड हमारे पास है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। थर्ड नंबर पर हमारे पास वैक्सीन। और लेटेस्ट स्टूडेंट एक मेथड हमने बनाया है वो है जीन थेरापी, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने, और याद रखिएगा ये जो मेथड है बायोटेक्नोलॉजी का, ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल हम करते हैं ज्यादातर जीनेटिक डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट में। वो डिसऑर्डर्स जो जीन्स में म्यूटेशंस की वजह से होते हैं और नस्ल दर नस्ल ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो फैमिलीज के अंदर रन करते हैं, तो इनकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हमने टेक्निक डेवलप की है, जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, वो जीन्स जिनमें म्यूटेशन हो चुकी होती है, उनको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय नॉर्मल जीन, या उन जीन्स की हम क्या कर देते हैं, रिपेयरिंग कर देते हैं, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया। ये वो तमाम बीमारियां हैं जो जीनेटिक्स, जीन्स से लिंक्ड हैं। इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे चल के डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और ट्रीटमेंट है वो है जी स्टेम सेल थेरापी। स्टूडेंट याद रखिएगा, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स जिनके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने आप को मल्टीपल सेल्स के अंदर। ठीक है, ऐसे सेल्स जिनके अंदर ये पोटेंशियल पाया जाता है कि वो आगे चल के मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स में अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके, दे आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। इसकी टाइप्स भी होती हैं हमारे पास, मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स हैं, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो
टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेम सेल्स को इस्तेमाल करके हम बहुत सारी बीमारियां जैसे पार्किंसन डिजीज है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हैं, डायबिटीज है, ठीक है, इनके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। क्योंकि इसमें स्टेम सेल्स को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करवा के स्पाइनल कार्ड का जो पार्ट मिसिंग होगा उसको डेवलप करवाएंगे। पार्किंसन डिजीज है, इसमें ब्रेन के अंदर कोई न्यूरॉन में कोई प्रॉब्लम होगी, डिफेक्टिव होगी, या उसको डेवलप करना होगा, वो हम बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह इंसुलिन बनाने वाले सेल्स जो हैं वो हम बॉडी के अंदर डेवलप करेंगे, ताकि जो कंडीशंस हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको बेहतर किया जा सके। तो ये चंद वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने जो है वो तैयार की हैं फॉर डिजीज ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने जो मेडिसिन्स हैं, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, वो बनाई कैसे हैं। तो वो बनाई हैं स्टूडेंट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से, ठीक है। तो आइए हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, कि हम क्या करेंगे, बाहर से जीन ट्रांसजेन और बैक्टीरिया में एंटर करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हम उस बैक्टीरिया से एक प्रोडक्ट हासिल करेंगे। याद कीजिएगा स्टूडेंट, हमने लेट से हमारे पास एक बैक्टीरिया है, हम उस बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, एक जीन एंटर करते हैं बाहर से, और जीन एंटर करने के बाद क्या करता है वो बैक्टीरिया, हमें एक खास प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। और फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, मेडिकल के अंदर करते हैं डिजीज ट्रीटमेंट के लिए। तो अब बाहर से जब कोई जीन बैक्टीरिया में एंटर किया जाता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अगर हम ये जीन प्लांट में एंटर कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर हम ये जीन एनिमल में एंटर कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कौन कौन से जीन्स हम एंटर करके कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और उनका मेडिकल के अंदर जो इस्तेमाल है वो हमारे पास जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। तो हमारे पास एक जीन है जी, ह्यूमन इंसुलिन जीन। तो हम क्या करेंगे, इंसान के सेल से, ह्यूमन सेल से इंसुलिन बनाने वाला जीन आइसोलेट करेंगे, ठीक है। और ये आइसोलेट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अ टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का नाम है, ह्यूमन इंसुलिन जीन हम आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करके हम उसको क्या करेंगे, एस्क्रीशिया कोलाई, जिसको हम इकोलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं, उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया से इंसुलिन जो है वो हासिल करना शुरू कर देंगे। और इंसुलिन का अल्टीमेटली जो है वो इस्तेमाल होता है किसमें, डायबिटीज मिलाइटस जो है, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को कंट्रोल करना, तो इसका इस्तेमाल किसमें होगा, डायबिटीज मिलाइटस ट्रीटमेंट के अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, हमारे पास हम क्या करेंगे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ले लेंगे, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला जो है, हम जीन आइसोलेट करेंगे, ठीक है। और उस जीन को आइसोलेट करने के बाद अगेन सेम बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। नतीजा क्या होगा, वो बैक्टीरिया हमें हार्मोन बना के देना शुरू कर देगा, डेट इज नोन एज सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। और सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है वो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये बॉडी में ग्रोथ जो डेफिशिएंसी है, ठीक है, बेसिकली ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ का बायस बनता है। तो जब ये हार्मोन नहीं बनता, तो उन बच्चों के अंदर हमें ये हार्मोन इंजेक्ट करना पड़ता है। तो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जो डिजीज है, उसके ट्रीटमेंट में जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास है जी इंटरफेरोन जीन, ठीक है, इंटरफेरोन जीन। अभी इंटरफेरोन कहते हैं एंटी वायरल प्रोटीन को। तो इंटरफेरोन जीन को हम जब इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, हमें इंटरफेरोन्स बड़ी मिकदार में बनाकर देना शुरू कर देगा। ये इंटरफेरोन जो कि एंटी वायरल प्रोटीन्स कहलाती हैं, इनको जब हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली ये ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, ये हमें हेल्प करेंगी इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस। तो वायरल डिजीजेस के ट्रीटमेंट में जो है वो हमें क्या होगी, हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है हेपाटाइटिस बी। जो है, हम क्या करेंगे, हेपाटाइटिस बी का जो वायरस है, इसकी सरफेस से
एंटीजिन लेंगे, ठीक है, एंटीजन प्रोटीन की फॉर्म में होगी, ठीक है, एंटीजन लेंगे और उस एंटी हेपाटाइटिस बी वायरस जो है इसकी सरफेस पे जो एंटीजन प्रोटीन है उस प्रोटीन को बनाने वाला जीन आइसोलेट करेंगे। अब वो जीन कहाँ पे होगा, वो इस वायरस के डीएनए आरएनए में मौजूद होगा, इसके जेनेटिक मटेरियल में होगा। तो इस वायरस की सरफेस पे मौजूद एंटीजन को बनाने वाला जीन इस वायरस से आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करने के बाद हम इसी बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देंगे, इकोलाई बैक्टीरिया में हम एंटर करेंगे, जिससे क्या होगा, हम हेपाटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीन बना सकेंगे और अल्टीमेटली फिर उसको हम क्या करेंगे, अगेंस्ट हेपाटाइटिस बी जो है वो क्या कर सकेंगे, हेपाटाइटिस बी के अगेंस्ट हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर इसी तरह स्टूडेंट अगर हम और मजीद आगे चलें तो हम क्या करेंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, ये जीन है, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, टीपीए भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये वाला इसको बनाने वाला जीन जो है वो हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, सेम बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक एंजाइम बनेगा, टीपीए एंजाइम। ये जो एंजाइम है जब हम इसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर जो क्लॉट होंगे, जो ब्लड के क्लॉट होंगे, डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट, खून के जो जमे हुए लोथड़े होंगे उनको ये तोड़ने में जो है वो काम करेगा। और ये आमतौर पे हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है इन हार्ट अटैक पेशेंट। तो हार्ट अटैक जो होता है वो आमतौर पे ब्लड क्लॉट होने की वजह से होता है खून की नालियों में। तो उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम ये एक एंजाइम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, टीपीए एंजाइम। और ये एंजाइम हम किससे हासिल कर रहे हैं, बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं। और क्यों, कब, कैसे हासिल कर पा रहे हैं, उसकी बॉडी में जीन को इंजेक्ट करके। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि हम मुख्तलिफ जीन्स को बैक्टीरिया में एंटर करते हैं, ठीक है। और याद कीजिएगा जब बाहर से कोई जीन बैक्टीरिया में एंटर होता है, सच बैक्टीरिया आर नोन एज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। फिर उन बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं उन जीन्स की, और उन प्रोडक्ट्स को फिर हम क्या करते हैं, बॉडी में एंटर करके मुख्तलिफ डिजीजेस के खिलाफ जो है वो हम क्या करते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। सिमिलरली जो है वो फिर हम स्टूडेंट आ जाएंगे किसकी तरफ, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तरफ जो है वो अब हम आ जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि जी ट्रांसजेनिक एनिमल से हम कौन कौन सी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है, लेट से हम क्या करते हैं, एक जीन लेते हैं और उस जीन को क्या करते हैं, उस जीन को हम एक गोट के अंदर जो है वो एंटर कर देते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक गोट। अब उससे क्या होता है कि वो जीन जो हमने गोट में एंटर किया है वो जीन क्या करता है, वो उस एनिमल की बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, डेट इज नोन एज एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है, ये ब्लड क्लॉट जो है ना, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं उनके ट्रीटमेंट में जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फिर सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास एक टर्म आती है जीन थेरापी, सॉरी जीन फार्मिंग। ये टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन होती जा रही है। जीन फार्मिंग में क्या किया जाता है, जीन फार्मिंग में मुख्तलिफ जीन्स को लिया जाता है और उनको क्या किया जाता है, उनको मुख्तलिफ जो फार्म एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि वो जीन उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएं। फिर उन प्रोडक्ट्स को आइसोलेट करके उनको प्योरीफाई करके हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। जिसमें एक जो आपकी बुक में जो मेंशन की गई है वो है एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन, ठीक है, जो कि हम ट्रांसजेनिक गोट से हासिल करते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ जीन्स को एनिमल बॉडी में इंसर्ट करके उन एनिमल्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कन्वर्ट करके हम ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिनका इस्तेमाल किसी तरह से जो है वो मेडिकल के अंदर जो है वो होता है। तो इसमें एनिमल में ज्यादा हमारे पास जो है वो बुक के अंदर मेंशन नहीं है, सो इसमें इतना ने जो है ना स्टूडेंट, थोड़ा सा पीसीआर को भी यहाँ पे देख लेते हैं। पीसीआर जो है ये एक टेक्निक है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होती है। इट स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
इट स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। इस टेक्निक को जो है इट वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट नोन एज कैरी बी मलिस। वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक को जो है वो डेवलप किया था। अच्छा, अब इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर हम क्या करते हैं, डीएनए के एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को, या सिंपल आपके जीन अ पीस ऑफ डीएनए, उसकी क्लोनिंग के लिए जो है ना स्टूडेंट, हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पीसीआर का। तो यहाँ पर इसका एक मेडिकल में भी जो है वो इसका एक लिंक है। पीसीआर जो है ना स्टूडेंट, ये इसको एक इस टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। ठीक है, इंक्लूडिंग कैंसर, एचआईवी, etc. It amplifies specific sequences of DNA, allowing the detection of the disease causing mutations even at very low concentration. तो पीसीआर जो है ना, ये एक टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट, आपने सुना भी होगा। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो पीसीआर टेस्ट जो है वो लाजमी जो है वो करवाना पड़ता है। तो पीसीआर ये एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में जिसका इस्तेमाल, जिसमें हम क्या करते हैं, जीन की क्लोनिंग करते हैं। ये भी किसी हद तक मेडिकल पर्पस में जो है, स्पेशली डिजीज डायग्नोसिस में इसका लिंक है। सो मैंने इसको भी यहाँ पर ऐड किया है ताकि आपको थोड़ा सा पीसीआर के बारे में भी पता हो। पीसीआर टेस्ट जो है ये एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की जो कि डिजीज डायग्नोसिस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है। लास्ट में जो है स्टूडेंट, हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं। इट इज अ लेटेस्ट टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कॉल्ड जीन थेरापी। स्टूडेंट, थेरापी जो है ना, थेरापी कहते हैं ट्रीटमेंट को। और यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट बेसिकली किस चीज का करना है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने ट्रीटमेंट करना है जीन का। तो जीन थेरापी जो है बेसिकली ये क्या है, ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। दैट इन्वॉल्व्स इंसर्शन, डिलीशन, एडिशन, ठीक है, एडिशन, मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बेसिकली जीन थेरापी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए जो है, ठीक है, उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोई जीन इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई पार्ट डिलीट कर सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इवन के जीन थेरापी जो है इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स की मॉडिफिकेशन करके किसी भी किस्म के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली ये जो टेक्निक डेवलप की गई थी ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट के लिए की गई थी। क्योंकि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं स्टूडेंट, वो होते हैं हमारी बॉडी में जीन्स की म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, सिंपली कहा जाए तो जीन में खराबी की वजह से। तो जीन थेरापी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, वो जो खराब जीन होता है, वो जो फॉल्टी जीन होता है, उसको हम क्या करते हैं, उस फॉल्टी जीन को हम क्या करते हैं, सिंपली इस टेक्निक में हम उस फॉल्टी जीन को क्या करते हैं, रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं बाया नॉर्मल जीन। अगर तो उस जीन, म्यूटेटेड जीन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना हम उस फॉल्टी जीन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय नॉर्मल जीन। तो डेट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड जीन थेरापी। तो जीन थेरापी में हम जीन, जो म्यूटेटेड जीन है, उसकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें जीन में एक पार्टिकुलर सेगमेंट को ऐड भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली इस ट्रीट ये जो थेरापी है, ये जो टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं, जीन्स के अंदर चेंजेस करके, ठीक है, उसके हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है ना स्टूडेंट, दो मेथड्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टाइप की जो है वो जीन थेरापी होती है। एक होती है हमारे पास स्टूडेंट एक्स वीवो जीन थेरापी। अब एक्स वीवो जीन थेरापी में हम क्या करते हैं, एक्स वीवो जीन थेरापी, और सेकंड हमारे पास स्टूडेंट है इन वीवो जीन थेरापी। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इन इन साइड, तो इन वीवो जीन थेरापी में हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल जीन होता है उसको हम क्या करते हैं, उस नॉर्मल जीन को हम इंसर्ट करते हैं उस सेल के अंदर जो बॉडी के अंदर है। मतलब हम एक नॉर्मल जीन लेंगे और उसको बॉडी के सेल के अंदर जो है वो क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। जबकि मैं ये सिंपल मीनिंग आपको बता रहा हूँ, एक्स वीवो जीन थेरापी में हम क्या करते हैं, बॉडी का एक पार्ट, ठीक है, बॉडी से, बॉडी का कोई पार्ट हम बाहर निकालते हैं,
या कोई सेल हम बाहर निकालते हैं बॉडी से, ठीक है, बाहर लेकर आते हैं, और बाहर लाकर लेबोरेटरी के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जीन को जो है वो इंसर्ट करते हैं। जीन इंसर्ट करने के बाद दोबारा से उस सेल को या उस बॉडी पार्ट को हम दोबारा बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो मतलब बताने का ये है कि इन वीवो जीन थेरापी में जो हम जीन इंसर्ट कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट हम बॉडी के अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन या बॉडी सेल में कर रहे होते हैं, जबकि एक्स वीवो जीन थेरापी में जो जीन होता है वो हम इंसर्ट करते हैं उस बॉडी पार्ट के अंदर, उस बॉडी सेल के अंदर जो कि बॉडी से बाहर निकाला जा चुका है, एंड देन फिर हम उसको बॉडी के अंदर जो है वो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। सो फिलहाल इतना ही आपको डिफरेंस जो है वो याद रखना है। अब जीन थेरापी का रोल हम यहाँ पे देखेंगे डिजीज, जीन थेरापी ये जो टेक्निक है ये डिजीजेस की डायग्नोसिस में और साथ ही साथ उनके ट्रीटमेंट में भी जो है वो हेल्प करती है। तो कौन कौन सी डिजीजेस हैं जिनकी डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में ये इन्वॉल्व होती है, उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लड डिसऑर्डर का जिक्र करते हैं जिसका नाम है जी हीमोफीलिया। ठीक है, पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं हीमोफीलिया की। स्टूडेंट, इनहेरिटेंस के चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड जो है ना, पेशेंट का जो ब्लड है वो क्या होता है, वो क्लॉट नहीं होता, फेल ब्लड क्लॉट जो है वो क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, पेशेंट का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता। ठीक है, अब उसकी एक वजह हमने पढ़ी थी, ब्लड क्लॉट के फेल की एक वजह हमने पढ़ी थी, इट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। कि ब्लड को क्लॉट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या हैं असल में स्टूडेंट, दीज आर प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ना वो मिसिंग होते हैं। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये मिसिंग क्यों हैं, तो ये बेसिकली मिसिंग होते हैं ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन। ठीक है, जीन में म्यूटेशन की वजह से, या आप सिंपली कहें फॉल्टी जीन की वजह से, जीन खराब हो चुका है। अब जीन के खराब होने से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं बनती, जिसके नतीजे में क्या होता है, ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता। तो बेसिकली ये बीमारी एक जीन के खराब होने की वजह से हो रही है। तो इसकी ट्रीटमेंट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन वीवो जीन थेरापी यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस डिजीज की ट्रीटमेंट में हम इन वीवो जीन थेरापी जो है वो यूज करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि हम करते क्या हैं कि हम एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने वाला नॉर्मल जीन लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल जीन लेंगे फॉर मेकिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने वाला जीन लेंगे डोनर से। ठीक है, फिर वो जीन लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एक वायरस के थ्रू, वायरस के थ्रू जो है वो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे लीवर सेल्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के लीवर सेल्स के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। हम एक जीन लेंगे, उस जीन को वायरस के डीएनए का, आरएनए का पार्ट बनाएंगे, फिर उस वायरस को हम क्या करेंगे, लीवर सेल्स के बॉडी के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देंगे। अब वायरस के जो है जब जाकर लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उस पार्टिकुलर जीन को लीवर सेल्स के अंदर इंजेक्ट कर देगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो जब ये नॉर्मल जीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना शुरू कर देगा, और जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो, जब ब्लड ब्लीडिंग होगी तो ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो इन वीवो जीन थेरेपी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं हीमोफीलिया डिजीज की ट्रीटमेंट के अंदर। फिर हमारे पास स्टूडेंट एक और डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं सवेयर, सवेयर सेकंड जो है हमारे पास सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको हम सिड भी कहते हैं, सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो बीमारी है इसमें क्या होता है कि इसमें जैसा कि नेम से ही जो है वो जाहिर हो रहा है
अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट के, इस बीमारी में जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, लाइक बॉडी में बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं या जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये जो सेल्स होते हैं इम्यून सेल्स, या तो ये बॉडी के अंदर एब्सेंट हो जाते हैं, बनते ही नहीं है, या फिर ये क्या होते हैं, बनते तो हैं लेकिन ये नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब फॉल्टी बन रहे होते हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सिंपली ये है कि ये जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, इनको बनाने वाला जो जीन है उसके अंदर क्या हो चुकी है, म्यूटेशन हो चुकी है। ठीक है। अब होगा क्या कि जब जीन में म्यूटेशन होगी तो बी और टी लिम्फोसाइट्स या तो बनेंगे ही नहीं, या बनेंगे भी तो फॉल्टी होंगे, जिसकी वजह से ये फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जब फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक होने से क्या होगा कि डैट पर्सन विल बिकम वल्नरेबल, मतलब वो शिकार बन जाएगा टू वेरियस डिजीजेस। जाहिर सी बात है, जिस इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होगा उसकी वो बहुत सारी बीमारियों का जो है वो शिकार होना शुरू हो जाएगा। अब इस बीमारी की जो है ना कई टाइप्स हैं। सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है ना सिंड्रोम, इसकी मल्टीपल टाइप्स होती है। इसमें जो सबसे कॉमन टाइप है, इस बीमारी में जो सबसे कॉमन टाइप है हमारे पास, वो है जी हमारे पास अडीनोसिन डी अमाइनेज सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसकी जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है ना इस बीमारी की, वो ये है। अब ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एडीए, अडीनोसिन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, अडीनोसिन डी अमाइनेज। अब ये वाला जो जीन है ना, अडीनोसिन डी अमाइनेज वाला जो जीन है, उसमें म्यूटेशन की वजह से ये वाला सिंड्रोम जो है वो होता है। ठीक है। अब ये जो एंजाइम बेसिकली, ये जो एडिनोसिन डी अमाइनेज है जीन, इससे एक एंजाइम बनता है। ये एंजाइम जो है वो बी और टी सेल्स की मेच्योरेशन में हेल्प करता है। जब तक ये सेल्स मेच्योर नहीं होंगे ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके ट्रीटमेंट में स्टूडेंट हम एक्स वीवो जीन थेरेपी जो है वो यूज करेंगे। एक्स वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो बॉडी होगी, पेशेंट की बॉडी से, उसके बोन मैरो से हम क्या करेंगे, हिमेटोपोइटिक, उसके बोन मैरो से क्या करेंगे, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स निकालेंगे। और उन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को निकालने के बाद क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वायरस। ठीक है, वायरस को हम यहाँ पे एज अ कैरियर यूज करेंगे। रेट्रो वायरस आमतौर पे जो है वो हम यूज करते हैं। रेट्रो वायरस के जरिए हम क्या करेंगे, अडीनोसिन डी अमाइनेज का जो नॉर्मल जीन है वो हम क्या करेंगे, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट, हम वायरस का इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि आपने बैक्टीरियोफेज वायरस में पढ़ा होगा कि वायरस जब किसी सेल पर या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है तो वो खुद एंटर नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटीरियल एंटर करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अडीनोसिन डी अमाइनेज का जो नॉर्मल जीन होगा उसको वायरस के डीएनए या आरएनए से लिंक कर देंगे। जब ये वायरस अटैक करेगा स्टेम सेल्स के ऊपर तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को एंटर करेगा जिसके अंदर हमारा पार्टिकुलर अडीनोसिन डीअमाइनेज भी मौजूद है। फिर उसके बाद स्टेम सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद हम दोबारा पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देंगे। अब ये स्टेम सेल जो है ये जब बॉडी में डिफरेंशिएट होंगे, आगे नए जो है वो टी सेल बी सेल बनाएंगे। तो चूंकि बॉडी के अंदर ये अब अडीनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम भी बनेगा, तो ये एंजाइम क्या करेगा, टी और बी सेल्स को मेच्योर करवाएगा, जिससे टी और बी सेल्स बॉडी के अंदर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, जिससे इम्यून सिस्टम जो है उसमें बेहतरी आएगी और यूं इस बीमारी से जो है वो उसके ट्रीटमेंट में जो है वो मदद मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट डिसऑर्डर जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है जी सिस्टिक फिब्रोसिस। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो डिजीज है वो है जी सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिब्रोसिस भी पढ़ते हैं, फाइब्रोसिस भी पढ़ते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये जो बीमारी है सिस्टिक फिब्रोसिस में, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास लंग्स के अंदर जो है, हमारे पास जो है लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, एक ट्रांसपोर्ट
प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं, डेट इज नोन एज CFTR प्रोटीन। ठीक है। अब ये CFTR प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है? ये लंग सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। अब ये प्रोटीन करती क्या है? ये प्रोटीन हेल्प करती है इन मूवमेंट ऑफ, ये प्रोटीन हेल्प करती है इन मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आइंस। ये क्लोराइड आइंस की सेल्स के अंदर, लंग सेल्स के अंदर और लंग सेल से बाहर क्लोराइड आइंस की मूवमेंट का बायस जो है वो बनती है। अच्छा, अब सवाल यह है कि जब क्लोराइड आइंस लंग सेल्स के अंदर या बाहर जाएंगे तो इससे होगा क्या? क्लोराइड आइंस की मूवमेंट की वजह से होगा ये कि वाटर की जो मूवमेंट है वो कंट्रोल की जा सकेगी। वाटर की जो मूवमेंट है उसके कंट्रोल से क्या होगा कि जो लंग सेल्स के अंदर जो म्यूकस पैदा होगा वो थिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब ये जो थिन म्यूकस होता है ना, ये जो थिन म्यूकस होता है, ये क्या करता है जी? ये हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है पूरे का पूरा, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो नाली नुमा सिस्टम है उसके अंदर ये म्यूकस जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब CFTR प्रोटीन, अब देखिए याद कीजिएगा, बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स हैं दे आर मेड बाय जीन्स। अब इसको बनाने वाला जो जीन है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाती है, CFTR जीन में म्यूटेशन हो जाती है, तो नतीजा क्या होगा? CFTR प्रोटीन्स नहीं बनेगी। CFTR प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्लोराइड आइंस की लंग सेल्स में मूवमेंट नहीं होगी। जब मूवमेंट नहीं होगी तो वाटर की मूवमेंट भी रेगुलेट नहीं की जा सकेगी, जिससे म्यूकस जो है वो थिक प्रोड्यूस होगा, फॉल्टी प्रोड्यूस होगा, जिससे लंग सेल्स में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है प्रॉपर जो है वो क्या होगा? एयरवेज जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगी, क्योंकि थिक म्यूकस जो है वो जनरेट होगा। तो इसमें फिर हम स्टूडेंट क्या करते हैं? इसमें फिर हम एक नॉर्मल, क्या करते हैं, एक नॉर्मल CFTR प्रोटीन को बनाने वाला जीन लेते हैं और उसको इन वीवो जीन थेरापी के जरिए उसको हम क्या करते हैं? उसको हम क्या करते हैं? एक इन वीवो जीन थेरापी का सहारा लेते हुए हम उसको लंग सेल्स के अंदर जो है वो क्या कर देते हैं? एंटर कर देते हैं। ठीक है। लंग सेल्स के अंदर हम क्या कर देते हैं? एंटर कर देते हैं। अब लंग सेल्स में जब हम इस CFTR जीन को जो है वो एंटर करेंगे, ठीक है, और ये एंटर किसके जरिए करेंगे? अगेन वायरस के जरिए करेंगे। वायरस को एज अ कैरियर जो है वो हम यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इन वीवो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जीन को डायरेक्ट जो है, सॉरी, ये डायरेक्ट जो है वो बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? इंसर्ट कर रहे हैं। जब जीन को डायरेक्ट बॉडी सेल्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो उसको हम स्टूडेंट कहते हैं इन वीवो जीन थेरापी। लेकिन अगर हम बॉडी के पार्ट को बाहर निकाल कर जो है, या बॉडी के सेल्स को बाहर निकाल कर फिर उसमें जीन एंटर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एक्स वीवो जीन थेरापी। तो यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? इस बीमारी के अंदर जो लंग्स होते हैं वो थिक म्यूकस जनरेट करते हैं, और जब ये थिक म्यूकस जो है वो नालियों के अंदर जमा हो जाता है तो उससे एयरवे में जो है वो हवा के गुजरने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, जिससे लंग्स इन्फेक्शंस और कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? ये जो CFTR जीन जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है वायरस के जरिए डायरेक्ट इनटू द लंग सेल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट जो ट्रीटमेंट हमने पढ़ना है जिस बीमारी का, उसका नाम है, नेक्स्ट जो हमारे बीमारी है उसका नाम है जी फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, हाइपर का मतलब क्या है? हाई लेवल। ठीक है। और कोलेस्ट्रोलीमिया का मतलब क्या है? कोलेस्ट्रोल। तो इसमें क्या होता है जी? इस बीमारी के अंदर क्या होता है? बड़ी तादाद के अंदर जो है हाई लेवल में लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रोल जो है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रोल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रोल जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का जो है वो खर्चा होता है, डेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। अच्छा, जब कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब इसकी वजह क्या होती है? तो इसकी वजह स्टूडेंट होती है, हमारे पास एक जीन है डेट इज नोन एज
LR जीन, ठीक है। इस जीन में म्यूटेशन की वजह से आमतौर पर ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये बनना जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट जो है वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, अंडर प्रोग्रेस है। अच्छा, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो भी चल रहे हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट है उसके लीवर सेल्स लिए जाते हैं, ठीक है। लीवर लिया जाता है, लीवर का कुछ हिस्सा लिया जाता है, इसमें पेशेंट के लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसको कट किया जाता है, कट करके उसको लेबोरेटरी में लाया जाता है। लेबोरेटरी में लाने के बाद जो है वो क्या किया जाता है, ये जो जीन है इसका जो नॉर्मल जीन है उसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। LDLR का जो नॉर्मल जीन है वो इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करने के बाद जो है वो फिर इस पीस को दोबारा जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इससे काफ़ी हद तक जो है जो पेशेंट्स हैं उनके कोलेस्ट्रोल लेवल को एडजस्ट करने में जो है, उसको रेगुलेट करने में जो है वो हेल्प मिली है। लेकिन अभी ये जो है कोलेस्ट्रोल जो लेवल है उसमें काफी हद तक जो है वो कमी आई है। लेकिन ये अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है वो अभी ये प्रोग्रेस जो है वो चल रही है। ये जीन थेरेपी इस हवाले से अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है। ये कुछ स्टूडेंट्स आपने टेक्निक्स हैं जिनको आपने देख लेना है, ज़्यादा इनको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन मेन चीज़ का पता होना चाहिए। जस्ट आपको ये आइडिया देना था कि जीन थेरेपी में जिसमें हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी जो कि एक बायोटेक्नोलॉजिकल जो है वो टेक्निक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बीमारियों की, मुख्तलिफ बीमारियों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियों की जो ट्रीटमेंट है वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है वो चल रही हैं। मे बी फ्यूचर के अंदर हम प्रॉपरली इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके उन डिजीजेस का ट्रीटमेंट भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड 3 टॉपिक्स थे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और एक्सपेक्टेड है कि इसमें से मैक्सिमम जो है वो 3 MCQs जो हैं वो आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो ये जितना आपको स्टूडेंट बताया है इतना ही आपने याद करना है। तो इंशाल्लाह आपके जो MCQs हैं वो इस चैप्टर के जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे।